हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड फिजिक्स के लिए 50 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सेंटेंसेस, वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में जो आंसर क्वेश्चन लिखने होते हैं हम वो देख रहे हैं, जो कि 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, उसका डायरेक्शन पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? पी से। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? देखो, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what quantity remains constant when the conductor are connected in parallel। जब हम कंडक्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कौन सी चीज उनमें सेम होती है? जैसे सपोज करो मैंने दो बल्ब को कनेक्ट किया है, कैसे? पैरेलल में, तो उसका जो वोल्टेज रहता है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वो कैसा हो जाएगा? सेम। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में करंट जो होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है ना। करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे आई टोटल करंट है, तो पहली वाली सर्किट में I1 गया तो दूसरी सर्किट में कितना जाएगा? I2। करंट यहाँ डिवाइड हो जाता है अलग अलग सर्किट में, लेकिन वोल्टेज कैसा रहता है? सेम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, खाली स्फीयर है, तो उसका सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करता है? उसके सरफेस पे। ठीक है, इसके अंदर में चार्ज कैसा हो जाएगा? जीरो। और अगर हम गॉस इक्वेशन अगर यहाँ पर लगाएंगे तो गॉस इक्वेशन को यूज करके हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर कैसी हो जाती है? जीरो। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यानी इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ अ प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज मेड हाफ। अगर हम एरिया को क्या कर रहे हैं? हाफ। किसके लिए? कंडेंसर यानी कैपेसिटर के केस में। व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस नाउ। देखो, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। जो कैपेसिटेंस होता है वो एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन नॉट यानी जिस मीडियम में वो रखा गया, मतलब उन प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उस पे भी वो डिपेंड करता है। अब वो बोल रहे हैं जो एरिया है, पहले ए था, अब एरिया को अगर हम हाफ कर दे तो ऐसे तो लिखेंगे A/2। बाकी चीजें तो वही रहेंगी ना, एप्सिलॉन नॉट भी वही है, डिस्टेंस भी वही है। तो अब अगर हम देखें तो पहले वाला कैपेसिटेंस कितना हो गया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो यानी अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? हाफ ऑफ पुराना वाला कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी जो अब कैपेसिटेंस होगा दैट विल बिकम हाफ ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। यही क्वेश्चन में पूछा था। इफ एरिया ऑफ अ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज मेड हाफ, अगर हम एरिया को हाफ कर रहे हैं, व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस नाउ। सो कैपेसिटेंस विल ऑल्सो बिकम हाफ। हमें ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस में, या सिंपल हाफ भी लिख के आएंगे तो भी हमें 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यार, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? रेजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं उसको हम रो से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है? ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ पॉइंट इज जीरो। ये किसी पॉइंट पर जो एल्जेब्रिक सम है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर जो एल्जेब्रिक सम है, मतलब करंट, टोटल करंट जो इसके अंदर एंटर कर रहा है उतना ही टोटल करंट इसमें से बाहर लीव हो रहा है। तो इस पॉइंट पर सारा करंट जीरो है का क्या मतलब है? इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। जहां सारे जो वायर्स आकर के हम ज्वाइन करते हैं ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन विच लॉ। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है ना वो किस पर बेस्ड है? तो किरचॉफ का, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो थी हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स की, उसमें भी हमने देखा था, और ट्रू फॉल्स में भी हमने इसको कवर किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन विच लॉ। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। ठीक है, और सेकेंड लॉ किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक, चलो नेक्स्ट है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द सस्पेंशन वायर ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड वाई। देखो, कौन सा मटेरियल जो है वो हम सस्पेंशन वायर के लिए यूज करते हैं। आपने डायग्राम अच्छे से किया ही होगा प्रिपेयर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो सस्पेंशन वायर होती है ना,
वो बनाई जाती है फॉस्फर ब्रोंज की। क्यों? क्योंकि फॉस्फर ब्रोंज जो रहता है वो ऐसा मटेरियल होता है जिसकी जो टॉरिजनल कांस्टेंट होता है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, फॉस्फर ब्रोंज का टॉरिजनल कांस्टेंट जो होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए हम फॉस्फर ब्रोंज की सस्पेंशन वायर यूज करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे? देखो, इन्होंने पहले पूछा है कि हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो कौन सा मटेरियल में क्या आ जाएगा? फॉस्फर ब्रोंज। अब वाई वो पूछ रहे हैं कि क्यों यूज करते हैं, बिकॉज टॉरिजनल कांस्टेंट ऑफ फॉस्फर ब्रोंज इज लेस। बस इतना लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens if a voltmeter is connected in series to the circuit? देखो, वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? सर्किट के पैरेलल में, मतलब जो हमारी वायर होती है उससे पैरेलल में, कंडक्टर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। अब ये बोल रहे हैं क्या होगा अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दें? अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देंगे ना तो वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा, और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा मतलब करंट को रोकेगा, है ना? और रुकावट ज्यादा होगी तो करंट या तो जीरो हो जाएगा या तो मिनिमम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? करंट विल बिकम जीरो और मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम एनी टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बताने हैं। आप पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इन तीनों के एग्जाम्पल्स जो है ना, सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से याद कर लेना। यहाँ हमें पूछे हैं दो ही पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, लिथियम भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और लिक्विड ऑक्सीजन भी इसके अंदर आता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई? जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, मतलब मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर जाती है ना, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो जाएंगे? दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। बस यही रीजन हमें इसको लिखना है इंग्लिश में। हम कैसे लिखेंगे? एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट विल हैव टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ हमने जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल भी हम आगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जो सेल्फ इंडक्टेंस है मतलब एल, इसका हमें क्या बताना है? ऐसा यूनिट। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? हेनरी। ठीक है, डिनोटेड बाय एच। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच लॉ वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कौन बताता है? लेंज लॉ बताता है। इफ अ आयरन कोर इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द सेल्फ इंडक्टेंस। देखो, हमारे पास एक सोलेनॉइड है, इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम क्या डाल दें? एक सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल डाल दें इसके अंदर, तो यार ऑब्वियसली इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना? तो जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहे हैं अगर हम एक आयरन कोर को डाल देते हैं इन द सेंटर ऑफ द कॉइल तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट विल इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंक्रीज। आया समझ में? राइट द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जो हमारा एसी जनरेटर है उसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो यार उसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो एसी जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना यूजिंग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको हम वन वर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल। देखो, वन कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की वो क्या आती है? जीरो। यहीं पर वोल्टेज की भी हम बात कर लेते हैं, तो वोल्टेज भी कैसा आता है कंप्लीट साइकिल के लिए? जीरो। ठीक है, what will be the magnitude of power factor for pure inductor and pure capacitor। देखो, यहीं से हमें मिलता है वॉटलेस करंट। वॉटलेस मतलब पावरलेस, को बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के केस में जो पावर होता है ना वो वॉटलेस होता है। वॉटलेस करंट भी कैसा होता है? वॉटलेस। वॉटलेस मतलब वॉट मतलब पावर की यूनिट, लेस मतलब कम, पावरलेस। यहाँ पर जो पावर होती है ना वो जीरो होती है। किसके केस में? प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के केस में। तो यहाँ यही पूछ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पावर क्या होता है प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर कोएफिशिएंट? What will be the magnitude of power coefficient for a LCR circuit in resonance state?
रेजोनेंस स्टेट पे जो पावर होगा वो कितना होता, तो रेजोनेंस के स्टेट में LCR सीरीज सर्किट में जो पावर होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई AC इज मोर डेंजरस देन DC ऑफ द सेम वोल्टेज। देखो सेम वोल्टेज पर भी जो AC होता है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 311 वोल्ट तक पहुंच जाती है। मतलब इसकी जो हाई वैल्यू है वो कहाँ तक पहुंच जाती है, 311 वोल्ट। ठीक है, और हमें चाहिए कितना होता है, हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 220 वोल्ट के। तो ये इसका मिनिमम होता है और वोल्टेज, और ये इसका क्या पहुंच जाता है, मैक्सिमम वोल्टेज, क्योंकि AC में वोल्टेज क्या करता रहता है, वेरी। तो जो सबसे हाई मैग्नीट्यूड होता है ना वो कितना होता है इसका, 311 वोल्ट के अप्रॉक्स। ठीक है, तो अगर हम DC की बात करें तो ये तो फिक्स ही रहता है कितना, 220 वोल्ट, तो इससे ये तो कम ही वैल्यू है ना। लेकिन इसको हमें अगर लिखना होगा तो हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका, देखो इट हैज अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन इट्स RMS वैल्यू। जो RMS वैल्यू होती है वो क्या होती है उसकी, 220 वोल्ट। ठीक है, मतलब जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 220 वोल्ट। इसको हम बोल रहे हैं RMS वैल्यू। लेकिन RMS वैल्यू से भी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो ग्रेटर पहुंच जाता है, किसके लिए, AC के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। या डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की भी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये किसकी वजह से होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से बनता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, या वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम लिख सकते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने प्रिडिक्ट की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कवर किया था। आगे बढ़ते हैं। आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है, मतलब उससे कोई अफेक्ट होता है उस पर, नहीं। तो आंसर में क्या आ जाएगा, नो। क्योंकि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो खुद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ही बनी हुई होती है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला बाय विच द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिटरमाइंड इन अ वैक्यूम। हमें वो फॉर्मूला लिखना है जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का जो स्पीड निकाल सकें यूजिंग एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट हमारा क्या होता था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वैक्यूम के लिए किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग थ्रू द वैक्यूम। हमें वो रिलेशन लिखना है जिसमें मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड बता रहा है किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। किसके लिए, स्पीड, मतलब उनके बीच में एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन। तो ये तो एक ही रिलेशन है इस चैप्टर में, जो कि है C इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन में B नॉट। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, E नॉट क्या होता है, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर हाउ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। कैसे, तो हमने पढ़ा है ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें वेव का डायरेक्शन और वेव बनाने वाले पार्टिकल्स जो होते हैं उनका डायरेक्शन कैसा होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में होगी, तो जो हमारी वेव होगी ना वो जेड एक्सिस में चलती है। ये तीनों ही एक दूसरे के कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इसको हम लिखेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and at the same time are perpendicular to the direction of propagation of wave। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो होती हैं आपस में,
उसी समय पर, उसी टाइम पर वो परपेंडिकुलर होती है किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी वेव चल रही है वो उसके भी कैसे होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज? आपको सारी जो वेव्स हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उन सबके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे? एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो कितना होता है, 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक, और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेज? जो विजिबल लाइट है या विजिबल रेज हैं उसके लिए हमें बताना है वेवलेंथ की रेंज। तो ये भी आपको याद रखनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। यह है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर का होता है, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। विच वेव आर यूज एज अ सिग्नल थ्रू फॉग एंड वाई? कौन सी वेव हम यूज करते हैं ऐसा सिग्नल थ्रू फॉग, और क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो वेव्स होती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड। और क्यों यूज करते हैं इंफ्रारेड को, क्योंकि इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसकी वेवलेंथ भी कैसी होती है, हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्फेरिकल मिरर इज इमर्स्ड इन वाटर? अगर हम एक स्फेरिकल मिरर को पानी में डाल दें, व्हाट चेंजेस वी गेट इन इट्स फोकल लेंथ? उसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो यार हमने पढ़ा है फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, मतलब f इज इक्वल्स टू r/2। क्या यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है? क्या ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि जिस मीडियम में हम डाल रहे हैं, वाटर में है, एयर में है, या किसी पे? नहीं, ये तो डायरेक्टली स्फेरिकल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके हाफ करके हम फोकल लेंथ निकालते हैं, यानी फोकल लेंथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं अगर हमने स्फेरिकल मिरर को डाल दिया किसमें, पानी के अंदर, तो भाई पानी के अंदर डालने से उसका जो रेडियस है वो थोड़ी ना बदल जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा, यानी फोकल लेंथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो चेंज इन इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच फिनोमेना ऑप्टिकल फाइबर इज डिपेंड? जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कौन से फिनोमेना पर डिपेंड करता है? तो यार ये तो TIR है ना, TIR का एप्लीकेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास ऑफ स्लैब? देखो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है ना, उसकी जो फोकल लेंथ होती है ना वो बहुत दूर कहीं होती है, इन्फिनिटी पर। तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटी। और अगर हम पावर देखें तो पावर क्या होता है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। तो अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी, मतलब कि 0। तो पावर हो जाएगा 0 और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां से हमें मिला जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट फोकल लेंथ एंड देयरफॉर इट्स पावर इज 0। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप इज इंक्रीज, अगर हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की फोकल लेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट इन देयर मैग्निफिकेशन? तो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है माइक्रोस्कोप के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसके लिए भी अगर हम देखें, या फिर सपोज करो अगर हम कंपाउंड के लिए भी देख रहे हैं, तो क्या आता है फॉर्मूला, V0/U0 और D/F, अगर हम इंफिनिटी वाले केस की बात कर रहे हैं। यहां पर देखो अगर ये बोल रहे हैं फोकल लेंथ जो है वो बढ़ा देंगे तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, कम। फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन कैसा दिख रहा है यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर फोकल लेंथ बढ़ा देंगे तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा, किसके केस में, माइक्रोस्कोप के केस में। लेकिन अगर मैं मैग्निफिकेशन लिखूं किसका, टेलीस्कोप का, मैग्निफिकेशन लिखती हूं मैं किसका, टेलीस्कोप का, तो हम ऐसे तो लिखेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू FO/FE। ठीक है, अब देखो यहां पर FO कहां आ रहा है, ऊपर। बोल रहे हैं फोकल लेंथ अगर ऑब्जेक्टिव का बढ़ा देंगे तो मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेलीस्कोप के केस में फोकल लेंथ बढ़ाने से मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ाने से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन कम हो जाता है। आया समझ में, यूजिंग फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया। हम इसको लिखेंगे कैसे आंसर, यहां से, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिक्रीजेस बट
द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द वेव फ्रंट रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग रेज। जो हमारा वेव फ्रंट है ना उसका डायरेक्शन रेज से कैसा होता है। तो यार देखो, अगर ये बहुत दूर से कहीं से रेज आ रही है हमारी, ठीक है, ये बहुत दूर से कहीं से रेज आ रही है हमारी, तो हमारा इसका जो वेव फ्रंट हम बनाते थे वो कैसा बनेगा, पैरेलल वेव फ्रंट। ठीक है, और ये जो वेव फ्रंट होता है ना ये इस रेज के कैसा होता है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट एंड रेज के बीच में जो एंगल होता है, डायरेक्शन होता है, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर में परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज डिक्रीज। ये बोल रहे हैं दो हमारे जो सोर्सेस होते थे S1 और S2, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता था D, अगर हम D को क्या कर दे कम, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यार फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला होता है लैम्डा फ्रिंज विड्थ बीटा, फ्रिंज विड्थ बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा D बाय D। ठीक है, ये बोल रहे हैं अगर हमने D को क्या कर दिया कम, तो D जो है यानी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी, तो आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिलेशन हमने देखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। अगर हम डिस्टेंस कम कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द डिफ्रैक्शन डिपेंड। जो डिफ्रैक्शन है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखो ये तो हम ऑलरेडी इससे पहले वाले जो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखे थे उसमें भी डिस्कस किया था कि डिफ्रैक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो वेवलेंथ ऑफ वेव है ना, जो वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, और दूसरा साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स, मतलब जिस ऑब्स्टिकल के थ्रू हम हमारी लाइट रेस को पास करा रहे हैं उसका साइज क्या है। ठीक है, तो ये इन दोनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी जूल आर इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो आपका जूल होता है, मतलब एनर्जी होती है, वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, जो कि आपका वैल्यू आपने याद किया होगा फर्स्ट चैप्टर से भी सेम वैल्यू है ना, चार्ज फंडामेंटल चार्ज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड। इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ना वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है। कैसे पता चला, अरे आपने एक रिलेशन पढ़ा है ना, कौन सा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस फाई नॉट, है ना। E क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, और फाई नॉट क्या है, उसका वर्क फंक्शन। एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H इंटू में F, H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और F क्या होता है फ्रीक्वेंसी। माइनस में क्या लिख सकते हैं, फाई नॉट, फाई नॉट क्या है वर्क फंक्शन। ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा आपके चैप्टर में। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर ही तो लिखेंगे ना। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया, वेलोसिटी ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, वर्क फंक्शन ये है। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन पे। अब हमें इसको लिखना कैसे है, थ्योरी में लिखना है, वन लाइन में लिखना है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो फिर से समझते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड। तो हम लिखेंगे द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन द बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे फर्स्ट आपका होता है लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पैस्कन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट से मतलब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आता है ना, तब हमारा बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन हमें दिखती है या मिलती है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, मतलब 3 से 2 पे जंप करेगा, 4 से 2 पे जंप करेगा, 5 से 2 पे जंप करेगा, हर ऊपर वाले लेवल से जंप करके किस पे आ रहा है, 2 पे, हायर लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, तब जो हमें मिलती है ना स्पेक्ट्रम, वो होती है बाल्मर सीरीज स्पेक्ट्रम लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा रेस की, इसलिए हाई पेनिट्रेटिंग पावर भी किसका होगा, गामा रेस का। हाउ डज द एनर्जी गैप इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरीज
ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। जब हम हमारे सेमीकंडक्टर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को, तो उसका जो एनर्जी गैप है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा ना। क्यों? पेंटावेलेंट क्या कर रहा है, अपन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, मतलब हमारा जो लेवल होगा, एनर्जी लेवल, वो और अप हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी गैप जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हुज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ग्रेटर, होल्स और इलेक्ट्रॉन? किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है, होल्स की या फिर इलेक्ट्रॉन की? तो यार यहाँ जो होल्स होते हैं ना, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होती है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मास कैसा होता है, ज्यादा। आपने थर्ड चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा होगा, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन में m। ठीक है, तो होल्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बायस द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज वेरी हाई? जो ये बोल रहे हैं कि जिसमें रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होता है, पीएन जंक्शन को जब हम फॉरवर्ड में कनेक्ट करते तब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, या पीएन जंक्शन को रिवर्स में कनेक्ट करते तब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? देखो, पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में होता है तब तो करंट इजीली फ्लो हो जाता है, लेकिन जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं ना, तब करंट फ्लो नहीं होता, यानी तब रुकावट कैसी होगी, ज्यादा, तब रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on increasing the reverse bias in PN junction diode, how does the width of depletion layer vary? जब हम PN junction diode में depletion layer हमें बताना है, जब हम इंक्रीज कर रहे हैं रिवर्स बायस को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो डिप्लीशन लेयर बताना है। देखो, पीएन जंक्शन को जब हम फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लीशन लेयर कम हो जाता है, पीएन जंक्शन को जब हम रिवर्स बायस में लगाते हैं तो डिप्लीशन लेयर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में ना जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रेशियो कैसा होता है, बराबर। उनका रेशियो बराबर होता है, यानी कि जो हमारा टोटल रेशियो हो जाएगा उनका, वो क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल आर जनरली यूज्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए हम कौन से टाइप का मेटल यूज करते हैं? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अल्कालाई मैटर, जो कि है आपका सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी? देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? जैसे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो अभी हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टाओ अपॉन में एम। टेम्परेचर बढ़ाने से ना जो रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो कोलाइड करते हैं उनके बीच का टाइम जो हो जाता है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर, फिर से टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाता है तो यार ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, कम। आया समझ में? यानी हम इसको लिखेंगे कैसे, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर डिक्रीजेस। हाउ इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर? हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस डिवाइस इन सीरीज। जब हम गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं तब हमारा गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वोल्टमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोजीशन द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द प्रिज्म बेस? कौन सी कंडीशन में हमारे जो प्रिज्म है उसमें जो ये हमारी अंदर वाली जो रे है ना वो इस प्रिज्म बेस के कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए, है ना, पैरेलल हो जाए। तो इस कंडीशन में जो डेविएशन होता है ना वो सबसे कम होता है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। तो जब भी मिनिमम डेविएशन आता है तब हमारा अंदर वाला जो रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे, वो पैरेलल हो जाता है किसके, प्रिज्म बेस के। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, मिनिमम डेविएशन पोजीशन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। गिव द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दिया था हमें वेवलेंथ का, है ना, क्या दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी,
या फिर इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन में p क्या होता है हमारा मोमेंटम, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों हम इसमें लिख सकते हैं। डन, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने 50 फिलिंग द ब्लैंक्स, 50 ट्रू फॉल्स, 50 MCQs की वीडियो नहीं देखी है, ऑल ग्राफ और डायग्राम की वीडियो नहीं देखी है, आप देख सकते हो। मैं उसकी लिंक्स जो है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।